नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर आशीष कौशल जी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, जीएएच हॉस्पिटल ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। आज हम बहुत सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं, मुझे लगता है जो सोसाइटी में ना एक मिथ के तौर पर बहुत है, और अगर सोशल मीडिया के टाइम में बात करें तो कहीं ना कहीं ये सारे मिथ्स हमारे सामने आते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं हम देख लेते हैं। तो सर, कोई भी चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। एक लंबा समय आपने मेडिकल फील्ड में तय किया है, एक लंबा सफर। आपका सफर मेडिकल फील्ड का कैसे शुरू हुआ? मेरा मेडिकल फील्ड का सफ़र 1995 से स्टार्ट हुआ, जब मैं पीएमडी क्लियर करने के बाद मैं इंदौर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। जी। और तब से 1995 से 2001 में मेरा एडमिशन एमएस ऑर्थोपेडिक्स में हुआ। एमएस ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट करने के बाद से मैं यहाँ ग्वालियर के जयरो हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हुआ। जी। सन 2005 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ जी। और लगभग 19 साल मुझे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जी। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स में प्रोफेसर के पद पर हूँ। जी। और एक लंबा समय जब आप किसी भी फील्ड में देते हैं ना, तो यकीनन अनुभव के साथ साथ आप रोज कुछ नया सीखते हैं, किसी भी फील्ड में हो आप। और जैसा कि सर, रोज कई सारे लोगों से मिलते होंगे जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होंगे। कई सारे केसेस सर के पास ऐसे आते होंगे जो कई बार उन्हें भी लगता होगा कि समझ से बाहर है। लेकिन जब आप सूझबूझ और एक लंबा अनुभव अपने साथ लेकर चलते हैं तो यकीनन ऐसे सारे केसेस से आप पार पा जाते हैं। सर, आप जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बात की थी मिथ की, और मुझे लगता है हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर हमने कहीं ना कहीं से सुना हुआ है कि खड़े होकर अगर हम पानी पीते हैं तो घुटनों में पानी भर जाता है। तो सर, ये कितना सच है? ये तो पूरी पूरी तरह से झूठ है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में पानी भर जाता है। मैंने ऑर्थोपेडिक्स की किसी भी किताब में ऐसा लिखा हुआ कभी नहीं पढ़ा जी। कि ये, ना एमबीबीएस की किसी किताब में मैंने ऐसा पढ़ा है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने में पानी भर जाता है। हाँ, ये खड़े होकर या बैठकर पानी पीने से पेट में जरूर पानी भर जाता है क्योंकि पिया हुआ पानी जो है पेट में ही पहुंचता है, लेकिन घुटने तक नहीं पहुंचता है वो। अच्छा, जैसे कि सर ने बताया, उन्होंने एक लंबा समय ऑब्वियसली सर ने इस फील्ड में तय किया है, और जब ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच कहीं ना कहीं मिथ के तौर पर है, और हम सभी लोग इसे सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी देखकर फॉलो कर लेना, इट्स नॉट गुड। पहले जाइए, सोचिए, विचारिए, और कोई खबर कितनी सच है तभी उस पर आगे कोई एक्शन लीजिए। सर, बात करूं, अभी मैंने ये घुटने के पानी की बात की, लेकिन बात करूं 30s के बाद फीमेल्स की बोन डेंसिटीज की, बहुत लो हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं कि यार 35 तक आते आते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी। ऐसे में कैसी डाइट होनी चाहिए फीमेल्स के लिए या मेल दोनों के लिए? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है थोड़ी एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में, फीमेल हो या मेल हो, उनको अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करना चाहिए। और जहाँ तक डाइट का सवाल है, वो कैल्शियम रिच डाइट लें। ये बात सही है कि 30 की एज के पश्चात फीमेल्स की बोन कैल्शियम का लॉस शुरू हो जाता है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। तो उन्हें अच्छी कैल्शियम की डाइट चाहिए जिसमें मिल्क हो, कर्ड हो, है ना। और दूसरी चीज़ें जैसे ग्राम्स चने हो गए, ये सब कैल्शियम रिच सब्सटेंसेस हैं। साथ में प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी वो चाहे तो ले सकती हैं, क्योंकि बगैर प्रोटीन के कैल्शियम का बोन में डिपॉजिशन नहीं हो पाता है। जी। तो ये छोटी छोटी चीजें, आपको कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं करना। हमारे आसपास जो चीजें मौजूद है, जैसे कि सर ने बताया, दूध है, चना है, आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, और वो आपकी जो कैल्शियम की मात्रा को पूरी तरह से आपकी बॉडी में कमी नहीं होने देगा। तो सर, ये बात तो की फीमेल्स की, बट मैं बात करूं सर अगर बच्चों की, आज की फिलहाल तो अब डेली एक्टिविटी बहुत कम हो गई है बच्चों की, कंप्यूटर्स पर ज्यादा गेम वगैरह खेलते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चों की बोन को हेल्दी रखना है तो उन्हें किस तरह की डाइट हम दें, और क्या ऐसी एक्सरसाइज है जो हम उनकी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कराएं? देखिए, डाइट का जहाँ तक सवाल है बच्चों की, तो उन्हें जंक फूड और फास्ट फूड से बचाना चाहिए हमें, और घर में बनी हुई फ्रेश खाने की चीज़ें ही ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए।
जी इंडोर एक्टिविटीज तो आजकल हर बच्चा कर ही रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर गेम खेल रहा है, मोबाइल दिन भर चला रहा है बच्चा। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है माँ बाप भी बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। जी तो इन सब चीज़ों से दूर करते हुए बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज में प्रमोट करना चाहिए। उस इन सब चीज़ों से बच्चे की थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, स्टेमिना भी स्ट्रेंथन होगा और उसकी बोन्स ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे। जी। और जितना आप अपने शरीर से काम लेंगे मुझे लगता है उतना ज्यादा आप अच्छे से हो पाएंगे, हेल्दी एंड फिट रहेंगे। और बच्चों को जितना आप फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली उनके आगे आने वाले समय के लिए बहुत सही रहेगा। सर इसी के साथ ये तो अभी मैंने बच्चों की बात की, लेकिन बात करूं सोसाइटी की। अभी भी कभी किसी को फ्रैक्चर होता है या कुछ सारी चीजें, कोई बड़ा अगर बोन डैमेज हो गया तो कहीं ना कहीं ये एक मिथ अभी भी है सोसाइटी में कि एक बार अगर आपकी हड्डी टूट जाए तो फिर पूरी तरह से नहीं जुड़ती। ये कितना सच है मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये सच नहीं है, क्योंकि यदि पूरी तरह से इलाज लिया जाए और एक समय सीमा तक पूरा इलाज लगकर करवाया जाए तो टूटी हुई हर हड्डी जुड़ जाती है, जी हर बोन का फ्रैक्चर यूनाइट हो जाता है। और बोन का फ्रैक्चर तो ऐसा इस तरह से यूनाइट होता है कि वो उसी तरह के टिश्यू से वापस बनता है। तो ये सोचना और ये बताना या बोलना बिल्कुल गलत रहेगा कि एक बार हड्डी टूट जाती है तो वो फिर से नहीं जुड़ती। कारण इसका ये रहता है कि लोग पूरा इलाज नहीं कराते हैं, बीच में इलाज कराते कराते छोड़ देते हैं। जी ठीक है। और या दूसरे कुछ और उपचारों में लग जाते हैं, जैसे कुछ मसाज करवाना या कोई और जड़ी बूटी खाना, इस तरह की जी चीजों में जी लग जाते हैं। डॉक्टर के द्वारा दिया हुआ इलाज प्लास्टर वगैरह निकाल के दूसरा कुछ जी और कुछ बांधने लग जाते हैं या घर की उपचार शुरू कर देते हैं। जी तो इन सब के कारण जो है वो फ्रैक्चर इनकम्प्लीट यूनियन होके और या टेढ़ा मेढ़ा, जिसको हम लोग माल यूनियन बोलते हैं, उस कंडीशन में जा सकता है। जी। तो अगर आपको लगता है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम से परेशानी है, आपको किसी बोन में कोई दिक्कत है, तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक्सरे के बाद जो भी निकल के आएगा रिजल्ट डेफिनेटली डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है भाई वो एक्चुअल ये है। ना कि अगर आप किसी ने मसाज अगर आप करा लेते हैं तो वो उतना सही, उतना क्या मतलब थोड़ा भी आपको रिलीफ मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सोचिए समझिए कि शरीर आपका, शरीर को लेकर कोई भी डिसीजन वो भी आपका है। सर बात तो यहाँ पे मैंने अभी बोन्स की, बट जब हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पे हमको रोज हेल्थ का किसी चेकअप लेना है या हार्ट के या वैसे किसी डॉक्टर के पास गए, हड्डियों की बात करूँ, लोगों को मुझे लगता है कि शायद ये सोचा भी नहीं उन्होंने कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति ठीक है तो क्या उसे रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए? देखिए, यदि कोई व्यक्ति ठीक है या कोई महिला ठीक है तो जी वो शायद ही किसी डॉक्टर के पास में जाना पसंद करेगी। हम अपनी जी सोसाइटी की बात करें, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो बहुत केयर करता है, तो उसे समय समय पर अपना कैल्शियम लेवल जो है शरीर का और विटामिन डी लेवल की जांच करवाते रहना चाहिए। जी सर, एक लंबा समय आपने मेडिकल की फील्ड में तय किया है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें हम खुद प्रेशराइज हो जाते हैं बतौर डॉक्टर के पेशे में। कई सारे ऐसे चैलेंजेस आपको आते हैं। यूथ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जो भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है उसमें अवसाद का शिकार होना बहुत कॉमन है। लेकिन डॉक्टरी के पेशे की बात करूं, एक दबाव के बाद भी डॉक्टर काम करता है। इस चैलेंज से कैसे निकला जाए? मतलब आप डॉक्टर के इसी प्रेशर के बारे में बात इसी करेंगे चैलेंज या के साथ यूथ के प्रेशर? इस चैलेंज को साथ लेते हुए डॉक्टर अगर यूथ से जोड़ा जाए, जैसे आप भी उसी प्रेशर में काम कर रहे हैं और वह यकीनन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी लाइफ में, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा उन लोगों से ये कहना है कि हार ना माने और जिंदगी को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जिए। अप्स एंड डाउन्स जो है लाइफ में आते रहते हैं, कभी निराशा भी हाथ लगती है, कभी सफलता हाथ लगती है। तो हार नहीं मानना चाहिए और अपने लक्ष्य पर उनको केंद्रित रहना चाहिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। और मेरा एक और ये कहना है यूथ से कि असफलता होने पर कोई ऐसी चीज़ों का सहारा ना लें, जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहें।
जी। हर दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, सफलता अपने आप उनके सामने जी। आएगी। और मुझे लगता है डॉक्टरी के पेशे से चैलेंजिंग कोई और पेशा नहीं होता है, क्योंकि आपको रोज नई चीजें देखनी होती है, रोज नए तरह के केसेस आते हैं। लेकिन जब सर जैसे लोग ऐसी चीजों से आगे बढ़ते हैं, कॉप अप करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी तो आपकी शुरुआत ही है। और किसी ने बहुत खूब कहा है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें, कहाँ कमी रह गई देखें और सुधार करें। तो आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है जिसे आपको ठीक करना है, डेफिनेटली कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि रुकना किसी भी समस्या का हल नहीं। तो सर, बहुत सारी चीजें मैंने जानी आपसे, फीमेल्स के बारे में भी जानी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं और जानना चाहूंगी, मेल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी बोन हेल्थ की अगर हम बात करें, फीमेल्स की तो हमने जान लिया सर, 30s के बाद बोन डेंसिटी कम होती है। मेल्स में बात करें सर, ये फैक्टर कितना रहता है, किस एज के बाद उनकी बोन डेंसिटी कमजोर होने लगती है, और क्या उन्हें अपनी प्रिकॉशन रखना चाहिए? जैसा कि मेल्स तो मेनली आउटडोर एक्टिविटीज में ही इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कहीं काम कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, या कोई भी ऐसा एक्टिविटी वो कर रहे हों, उनके बोन्स, कुछ शरीर की भी एक तंत्र इस तरह से कार्य करता है कि लगभग 50 वर्ष की आयु तक तो पुरुषों की हड्डियां मजबूत रहती हैं, क्योंकि जी। हार्मोनल बैलेंस बॉडी में रहता है। हार्मोन्स के कारण भी बोन्स के ऊपर फर्क पड़ता है। जी। तो लगभग 45-50 साल तक तो इस तरह की कोई समस्या पुरुषों में नहीं आती है, यदि वो एक नॉर्मल सी डाइट ले रहे हैं और अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 50 की उम्र पार होती है तो जो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियों से कैल्शियम का जाना, जी। वो प्रक्रिया पुरुषों में भी चालू हो जाती है, और उसके कारण पुरुषों की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। जी। एक एज फैक्टर सर ने आपके साथ शेयर किया है कि किस एज के बाद आपको लगता है कि आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगेंगी। तो मुझे लगता है कल की तैयारी आज से करनी चाहिए। हेल्दी खाइए, फिट रहिए, एक्सरसाइज ऐड ऑन कीजिए, जैसा कि सर ने बताया। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करनी है, और इससे बस हम नॉर्मली सिंप्लिसिटी के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। लेकिन जाते जाते ग्वालियर राइट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर राइट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि आज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गाड़ी चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। जी। अपना हेलमेट टू व्हीलर चलाने वालों से निवेदन है कि वो जरूर पहने। कार चलाने वालों से मैं कहना चाहूँगा सीट बेल्ट लगाएं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी गाड़ी की गति जो है वो नियंत्रित रखें। जी। और जैसा कि सर से कुछ समय पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा केस रोड एक्सीडेंट के आते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है यूथ होते होंगे सर। और तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, सोचिए विचारिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है सर। आपको सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन समझदारी आपके हाथ है। स्टे ट्यून्ड ग्वालियर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।